आप बेटा, मैं अगर आपसे बोलूँ ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तब भी तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। ये जो साल रहा है ये मुश्किल साल रहा है, पेपर लीक भी हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, प्लीज अदर ऑप्शन भी लेकर चलो। ये लॉजिकल तरीका है अपने करियर को बनाए रखने का, और ये जरूरी भी होता है। अदर ऑप्शन लेके चलने का मतलब ये नहीं होता कि इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पर आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस करते चलने हैं साल में ये पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस तरह के एग्जाम में जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं उनको पता है कि 5,000 के आसपास मंथली स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो इसका मतलब आप अपने एक्सपेंसेस भी मतलब मैनेज कर सकते हो। तो इसके बारे में पूरी बात जानेंगे, और मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि यार देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ किया जा सकता है। और इस एग्जाम की खास बात क्या है कि इसका पेपर जो है वो नीट के पेपर के बाद होता है, तो आपके पास हमेशा ऑप्शन रहता है भाई मैं दूं या ना दूं, है ना। पर कम से कम मुझे साल भर पता होना चाहिए, और साल भर में मैंने कुछ कुछ टॉपिक पर ये क्वेश्चन किए होने चाहिए। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा एग्जाम का नाम है नेस्ट। नेस्ट की फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, किस चीज के लिए? 5 साल की इंटीग्रेटेड एमएससी। इंटीग्रेटेड एमएससी क्या होता है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, बीएससी करते हैं उसके बाद एमएससी करते हैं। वो आप बीएससी कहीं से भी कर सकते हो, एमएससी कहीं से भी कर सकते हो। इंटीग्रेटेड का मतलब आपका इकट्ठा 5 साल के कोर्स में क्या हो गया, एडमिशन हो गया। और ये कर किस में रहे हम लोग? बेसिक साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में। और कहां कर रहे हैं? 2 इंस्टीट्यूट है, एक हम कर रहे हैं नाइसर भुवनेश्वर में, और दूसरा हम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक सेंटर है, वहां पर हम लोग कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2 जगह से हम लोग इसको कर सकते हैं, मतलब इस कोर्स को क्या है, ये एमएससी है, इंटीग्रेटेड एमएससी है। एग्जाम का नाम नेस्ट है। अब आते हैं इसकी बाकी डिटेल पे। तो इसमें कैसे कैसे कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेजेस हैं? सिर्फ 2 कॉलेजेस हम लोग लेते हैं। सबसे पहले इसमें इसमें एडमिशन कैसे होता है? नेस्ट का एग्जाम होता है, कब होता है सब कुछ बताऊंगा। देखो सबसे पहला बेटा, पहला इंस्टीट्यूट है नाइसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, भुवनेश्वर में है ये। और इसमें है मेरे पास 202 सीट्स, और ये किसके अंडर है? भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के अंडर ये रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन बेसिक साइंस। इसकी 59 सीट्स हैं। तो टोटल इतनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जिनमें एडमिशन नेस्ट के थ्रू होता है। एक भुवनेश्वर में है, एक आपके पास मुंबई में। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कोई भी बच्चा जिसने 12th पास करी है साइंस स्ट्रीम से, वो इसमें एडमिशन ले सकता है। तो हमारे पास क्लियर है, साइंस स्ट्रीम से आपने 12th पास करी हो, और आपके पास इन 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन चारों में से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी में से एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब इनको मिलाकर आपकी कितनी होनी चाहिए? 60% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 60% जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 55 है बेटा एससी एसटी के लिए। पहली चीज एज लिमिट, इसमें कोई अपर और लोअर एज लिमिट नहीं है, पर इसमें कैच है। इसमें एडमिशन के लिए बेटा एक खास चीज क्या होती है कि आपने 12th 2 साल पहले की हो। 2 साल पहले मतलब जैसे मान लो आपको अगर ये 26 में देना है एग्जाम, तो आपने 24 या 25 में की हो, उससे पहले 12th ना की हो। इसका मतलब अगर आपने 1 साल ड्रॉप किया या 2 साल ड्रॉप किया है तो आप इसमें जा सकते हैं। आगे आ जाइए। अब इसमें बेटा कैसे पेपर होता है? सबसे पहले आपने नीट में पढ़ा है 720 नंबर का एग्जाम आता है, इसमें 240 नंबर का आता है। टोटल 4 सेक्शन होते हैं हमारे पास। एक फिजिक्स का होता है, एक केमिस्ट्री का होता है, एक बायो का होता है, और एक होता है मैथ्स का। और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं। हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन है? मेरे पास 20 क्वेश्चन है। टोटल 240 मार्क्स का है, और 3 घंटे 30 मिनट मतलब 3.5 घंटे का ये पेपर होता है सिंगल शिफ्ट में। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें देखो नेगेटिव मार्किंग नीट से भी ज्यादा है। कैसे? इसमें गलत पे -1 है, और सही होने पे इसमें +3 है। तो इस तरीके से चलता है, +3 -1 से चलता है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? और मल्टी करेक्ट ऑप्शन डू नॉट फीचर नेगेटिव मार्किंग, और जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, मल्टी करेक्ट भी आते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 4 सेक्शन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। आपने कोई 3 ही अटेम्प्ट किए तो उसका स्कोर काउंट होगा। आपने चारों अटेम्प्ट किए तो उसमें से बेस्ट 3 काउंट होंगे, मतलब सेक्शन, बेस्ट 3 सेक्शन आपके काउंट हो जाएंगे मेरिट बनाने के लिए। या तो आप मान लो आप बायो के हो तो आप पीसीबी अटेम्प्ट कर लो, अगर मैथ के हो तो पीसीएम अटेम्प्ट कर लो। इस तरीके से एग्जाम को देना होता है। अब मैं थोड़ी सी चीजों पे आ जाता हूं।
अब बात करते हैं इसकी डेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्रैल के आसपास इसका फॉर्म आता है और इसकी जो एग्जाम की डेट है जून में। इसका मतलब नीट के एग्जाम के बाद इसका पेपर होने वाला है और जुलाई में इसका रिजल्ट आ जाता है। इसका मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले नीट की आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता हो जाएगा कि आपको क्या करना है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट इसकी। देखो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन वाइज कट ऑफ भी होती है। सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या है, मान लीजिए फिजिक्स में टॉप स्कोर जो टॉप 100 स्कोर है उनके 20% कम से कम, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 100 नंबर आ रखे हैं, मान लीजिए 80 आ रखे हैं, तो उसमें 20% कम से कम आपके आ रखे हो। सेक्शन जैसे मान लो मेरिट तो तीन तीन को मिलाकर बनेगी, लेकिन सेक्शन वाइज मेरिट भी है। सेक्शन वाइज मतलब ऐसा नहीं कि फिजिक्स में 0 आ रखे हो। मेरी बात समझ पा रही है? मान लो जो टॉप 100 नंबर आ रखे हैं फिजिक्स में उसका कम से कम 20% आपका आया होना चाहिए। इस तरीके से इसका है। उसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप, जो काफी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है बेटा। इसमें 5000 मंथली है और 20,000 अलग से हो गया साल का। इसका मतलब हो गया लगभग 80,000 रुपीज आपको साल के मिल जाएंगे और इसकी फीस भी काफी कम होती है। लगभग ऐसा कुछ होता है कि 10,000 रुपए सेमेस्टर या 20,000 रुपए साल की। तो इसका मतलब जो फीस आप पे कर रहे हो वो तो ऑटोमेटिकली आपको मिल गई, उसके अलावा भी कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो इसका मतलब एक उन बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनको घर से थोड़ा सा क्या है बच्चे फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं है, उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब इसको करके क्या क्या ऑप्शन है, आपने यहाँ से एमएससी कर ली, आप रिसर्च में पीएचडी कर सकते हैं, आप अदर कंट्रीज में जा सकते हैं, यहाँ पर आप पीएचडी करके दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं और वहां रिसर्च में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अपनी कंट्री में भी फिर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो जो रिसर्च में जाना चाहते हैं बेसिक साइंस में उनके लिए अच्छा है। दूसरा बच्चे आप काफी पढ़ते हैं नीट में, नीट पढ़ने के बाद या जेई पढ़ने के बाद आपका लेवल इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद अगर आप इस तरह के कोर्सेज में जाते हैं तो डेफिनेटली अच्छा करते हैं क्योंकि आपका दिमाग खुल गया होता है। अब सवाल ये उठता है क्या हम नीट के साथ दे पाएंगे, मेरा मेरा यही सवाल रहता है क्योंकि मैं हमेशा ऐसे देख रहा हूँ कि एक वीडियो वो है जो ये कह रही है कि 0 से 700 ले आएंगे, एम्स पहुंचा देंगे। पर मेरा अभी भी मानना है सारे एम्स नहीं जाएंगे, सारे जीएमसी नहीं जाएंगे। अभी से तैयार रहो। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि यार उन बच्चों को कोई नहीं देख रहा, जैसे सब जा रहे हैं किसके घर वीडियो बनाने, जो सिलेक्ट हो जाएगा 700 नंबर ले आएगा। उसके घर कौन जाएगा जो 500 ला रहा है, 4 साल से रह जा रहा है? उसके घर भी तो जाना चाहिए, कर तो वो भी रहा है। अपने एरिया में सबसे ज्यादा नंबर है उसके नीट में, पर वो तब भी जीएमसी नहीं मिला। तो हम उन बच्चों के साथ खड़े हैं आज, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने इस तरह की वीडियोस कभी बनाई थी। इसका एक ही पर्पस है कि क्यों ना उस बच्चे को अभी से रेडी रखें, क्योंकि बेटा वो उस फैमिली से आया है जहां पर किसी ने 12th भी नहीं कर रखी, बीएससी भी नहीं कर रखी, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बीएमएस डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है। मान लो सपने तक ना पहुंच पाए तो कम से कम उस जगह तो पहुंच जाए जहां से वो औरों से बेहतर कर रहा हो, अपनी फैमिली में एक सम्मान की जिंदगी जी सके। मेरा ये मानना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या क्या चीजें, इसका एग्जाम नीट के बाद होता है, ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं, आपने सारे नहीं करने होते, सारे कर भी नहीं पाते हैं। लॉजिकल तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो बन जाएगा। यहां पर वो बच्चा सिलेक्ट होता है जिसकी बायो पढ़ने की, केमिस्ट्री पढ़ने की लॉजिकल अप्रोच है। मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि बायो में किन चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, मॉलिक्यूलर, मेंडेलियन, सेल बायो में सेल, सेल साइकिल, बायोमॉलिक्यूल, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, ये वो चैप्टर्स हैं जहां से, और प्लांट फिजियो, ये वो चैप्टर्स हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या हम इनको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मान लो मैं आपको ज्यादा नहीं, हर चैप्टर के 20-20, 30-30 लॉजिकल अलग टाइप के क्वेश्चन केस बेस बना दूं, है ना, वो बना के दे दूं, तो आसानी से आप कर ले जाओगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और एक बार बायो का स्कोर ठीक उठ जाएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा कम रहेगा, तो भी आप आराम से इसकी कट ऑफ के पार आ जाओगे। क्लियर है? तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा ताकि आपको रियलाइज हो कि एक्चुअल में क्या, क्योंकि लोग वीडियो बनाते हैं इसकी, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन दिखाना। देखो क्वेश्चन क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया को 500 जनरेशन तक एक मीडियम में ग्रो किया गया N14 में, ठीक है, फिर उसको ट्रांसफर किया गया है किसमें, N15 में। तो एक 500 जनरेशन तक वो N14 में था, ठीक है, तो N14 में था 500 जनरेशन तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं जितने भी बैक्टीरिया। अब उसको ट्रांसफर किया गया N15 में, तो इसका मतलब मेरे पास 100% क्या आ जाएंगे, हाइब्रिड आ जाएंगे। 100% क्या आ जाएंगे, हाइब्रिड आ जाएंगे, यस और नो। फिर उसको ट्रांसफर किया गया है किसमें, दोबारा से N14 में। तो मेसलसन स्टाल एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा अजीब तरीके से घुमा दिया गया, बस अजीब नहीं, नॉर्मल है, मान लेते हैं N14 में। तो मेरे पास N14 में दोबारा डाल रहा हूं, तो मेरे पास 50% क्या आ जाएंगे बेटा, 50% हाइब्रिड आ जाएंगे और 50% क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इसने क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ हाइब्रिड टू लाइट, तो 1:1 आ जाएगी। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे ना तो इस क्वेश्चन आपको मॉलिक्यूलर के और इनके दिखेंगे। एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा है, मैं पढ़ देता हूं, कंसीडर अ माइटोकॉन्ड्रियन जिसमें F0 यूनिट ऑफ एटीपी सिंथेसिस
आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें होती है F0 यहां पर। ये कह रहा है कि जो F0 है ना उसमें म्यूटेशन हो गई, इस तरह की हो गई है कि वो प्रोटॉन तो जाने दे रहा है पर उसके साथ F0 को नहीं, मतलब प्रोटॉन इसमें से निकल रहे हैं, सही है, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा बेटा, वो F1 को मतलब क्या नहीं कर रहा, F1 के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब एटीपी नहीं बन रही है। ठीक है, अब ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया को आपने एडीपी, पीआई और एरोबिक रेस्पिरेशन दिया है, तो करेक्ट क्या होगा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के लिए? देखो, अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया को सब दे दिया है, सब कुछ दे दिया, बस क्या किया है, उसका जो F0 में से F1 हट गया है, तो प्रोटॉन निकल जाएंगे, एटीपी नहीं बनेगा, तो क्या वो बाकी काम कर पाएगा? 100%। तो क्या लिख रहा है कि वो क्या कर पाएगा बेटा, ध्यान से देखो, वो क्या कर पाएगा, कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन यूज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कहां जाती है, ऑक्सीजन कहां यूज होती है, ईटीएस के थ्रू होती है, तो एनएडीपीएच खर्च होगा, ऑक्सीजन यूज होगी, पर एटीपी नहीं बनेगी, है ना। एटीपी क्यों नहीं बनेगी आप बताओ? एटीपी इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि प्रोटॉन, जैसे अगर आप देखो ध्यान से, यहां पर ऐसे कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसको, ऑक्सीजन को, और पानी बना देंगे। यहां से इस चैनल में से क्या निकल जाएगा, आपको पता है, इस चैनल में से प्रोटॉन निकल जाएगा, सही है। इसका मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं लॉजिकल तरीके से, जो भी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्लांट फिजियो, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है इसकी प्रैक्टिस करनी है तो नीट एडवांस में है ऐसे क्वेश्चंस, इस तरह के एग्जैक्ट नहीं है पर इस लेवल पर सोचने के हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वहां से भी आपको फायदा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के पास है, वो करते रहते हैं। अब जैसे मैंने ये टॉपिक अभी पढ़ाया है, जस्ट मंथन में पढ़ाया, यहां पर मैंने बच्चों को क्लियरली बताया था कि लाइसोजाइम, और ये आप में से बहुत बच्चे पढ़ भी चुके हैं, लाइसोजाइम जो है वो किसको तोड़ता है, सेल वॉल को तोड़ता है, और किसके बीच में, देखो नैग और नैम के बीच में। इस तरह का क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, यहां पर ये आया है इस बार 2026 में कि नैग और नैम के बीच का बॉन्ड जो है लाइसोजाइम तोड़ रहा है। फिर ये पूछ रहा है कि उसके बाद क्या होगा अगर मैं हाइपोटोनिक में रखूंगा, तो क्या होता है बेटा, ग्राम नेगेटिव के बाहर एक लेयर होती है लिपोपॉलीसेकेराइड की, तो वो लाइसोजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं करते, ग्राम पॉजिटिव को डाइजेस्ट कर ले जाते हैं, तो हाइपोटोनिक से ग्राम पॉजिटिव फट जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम क्लास में नॉर्मली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप में से शायद इस पूरे पर डिस्कशन का मतलब क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा, आप में से काफी सारे बच्चे बायो को ऐसे ले रहे हैं कि यार ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे काम चल जाएगा। हो सकता है नीट का पेपर आसान आ रहा है तो आपको ठीक लग रहा है, अगर नीट का पेपर मुश्किल आया या आपने अदर ऑप्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको बायो का लेवल अच्छा होना चाहिए। बायो का लेवल एक दिन में नहीं बढ़ता, बैच में प्रॉपर तरीके से पढ़ने से बढ़ता है। जो हम डिस्कशन करते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है, भाई एटीवी बनाने के लिए क्या चार रिक्वायरमेंट है। सेम अगर आपको याद हो मेसलसन स्टाल के हमने वो क्वेश्चन भी करे थे कि मान लो अगर अगर क्या होगा 500 जनरेशन के बाद हमारे पास N14 15 के कितने नंबर, वही आएगा क्योंकि नंबर कहां चेंज होता है। तो लॉजिकल क्वेश्चन, जैसे हमने लैक ऑपिरॉन पढ़ा था, तो लैक ऑपिरॉन में इसमें म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, इस तरह के एग्जाम्स के लिए अलग से नहीं पढ़ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम बैच में हेल्प करते हुए डेफिनेट चलेंगे, ताकि आपको ये फील ना हो कि यार हम एकदम खो गए, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा उस बच्चे की जिसके 500 आ रहे हैं 2-3 साल के बाद, कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, आपके मान लो 500 आ रहे हैं 2-3 साल के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो ज्यादा खराब हो जाएगा, एक नॉर्मल बीएससी करी वो ज्यादा खराब हो जाएगा एज कंपेयर टू आप कुछ बेटर कर लो अगर एमबीबीएस नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन ना करो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार अब जो मुश्किल सिचुएशन चल रही है ना, कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है, नंबर ऑफ ईयर और ड्रॉप बढ़ते जा रहे हैं, तो अदर ऑप्शन डे वन से अपने साथ रखो, मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा। और मंथन में खासकर मैं बोल रहा हूँ, और ड्रॉपर बैच को ऐसे मत लिया करो कि मुझे बायो आती है वन शॉट से कर लूंगा, वो आती है ठीक है। अगर आप देखो मैंने लॉजिकली आपको ये बोला भी है, इसमें मैंने कोई भी वो नहीं लिखी, तो इसका मतलब हमारा एक्सपीरियंस ये है कि हम सारे एग्जाम्स को कवर भी कर सकते हैं, और वो उतने कंटेंट से ही करेंगे। और वहां पर जो क्लास में डिस्कस करते हैं काम आता है, मैंने इसमें मॉर्फोलॉजी नहीं लिखी, मैंने एनाटॉमी नहीं लिखी, वो शायद नहीं, मतलब आती नहीं वो जनरली, मैंने वो सब नहीं लिखी है, क्लियर है, वो सब नहीं लिखी है ना। मैंने प्लांट किंगडम नहीं लिखी, चांसेस बहुत कम है कि प्लांट किंगडम का क्वेश्चन आए, बायोलॉजिकल का फिर भी थोड़ा बहुत आ सकता है, तो मैंने वो चैप्टर्स नहीं लिखे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको करना है इसको, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट में लिख दो, मैं बता दूंगा। और प्लीज पढ़ाई करो और सीरियस पढ़ाई करो। मैं आज भी बिलीव नहीं करता हूँ वीडियोस पे 0 से 700 कैसे जाते हैं, ट्रिक क्या होती है, और लोग क्या करते हैं, वो दिखावा एक तरीके का कि नहीं देखो ये बच्चे को हमने पढ़ा दी, वो सब पे बिलीव मत करो। रियलिटी ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा, लाइफ में कभी फेल नहीं होगे।
लाइफ में ना फेल हो इसलिए पढ़ो, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ोगे तो भी फेल हो जाओगे। अगर डॉक्टर बन के भी बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, ये देखो कितने लोग हैं ये जो वीडियोस बना बना रहे हैं, बेटा ये डॉक्टर कैसे हैं ये। अगर डॉक्टर्स अच्छे होते तो कैसे दिक्कत होती। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं नाम लेके नहीं बोल रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ अच्छा डॉक्टर वो है जिसने 5 साल जिस चीज के लिए पढ़ा उसको समाज सेवा में लगा। मिलते हैं बेटा, बाय।